दोस्तों, चुनावी रण में बसपा, कुशीनगर में बसपा एक ऐसी पार्टी दिख रही थी जिसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन ने बड़े बड़े पार्टी जो दावा इस समय कर रहे हैं उनके समीकरण को बिगाड़ दिया है। और ऐसा ही पडरौना में हुआ है। पडरौना में पवन उपाध्याय को बसपा ने सीट दिया है और ऐसे में पवन उपाध्याय जो कि ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, इनका ब्राह्मणों में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। इस वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी परेशान दिख रही है। तो इस समय हमारे साथ पवन उपाध्याय हैं जो आंकड़े से इस समय राजनीति में अपना दमखम रख रहे हैं और इनसे थोड़ा सा जानते हैं कि किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं, कैसे पडरौना के विकास को देखते हैं, इनके नज़रिए से समझते हैं। स्वागत है। धन्यवाद। मैं कुशीनगर समाचार का स्वागत करता हूं अपने कार्यालय पे। सबसे पहले तो बसपा ने जो समीकरण बिगाड़ दिया है भाजपा का देख रहे हैं हम, और एक तरफ देखें कि फाजिल नगर में भी बसपा ने समीकरण बिगाड़ दिया है, तो मतलब फिर से रीबैक करने की कोशिश जारी है। देखिए, पहली बात यह है कि जो बसपा के जो वोटर हैं, बसपा के जो लोग हैं, जो बसपा पार्टी है उसको लोग कम आंक रहे थे, लेकिन धरातल पे जो बसपा का जो इमेज है वो कहीं से कम नहीं हुआ है। सिर्फ मीडिया के चलते और लोगों के चलते बसपा को कम आंका जा रहा था, तो इसमें इन लोगों की गलतफहमी थी। आज जो प्रत्याशी बहन मायावती जी ने अपना बसपा से उतारा है, आज मीडिया जो पहले बसपा को कम दिखा रही थी, कम सीट दिखा रही थी, आज वो बसपा को तिकोड़ी लड़ाई में दिखा रही है। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग विकास के नाम पे, विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को जनता के बीच रख रहे हैं। और पडरौना का जो जितने नेताओं ने पडरौना के साथ छल किया है उसके बारे में जनता को बता रहे हैं कि बसपा जो करती है, जो कहती है वो करती है। अन्य नेताओं के कथनी और करनी में फ़र्क है। अच्छा, जब ये बातें हो रही हैं और चूंकि आप खुद विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर बसपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, ब्राह्मणों में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि पडरौना विधानसभा की किन समस्याओं से आप रूबरू होते रहते हैं जिस पे लगता है कि काम करने की आवश्यकता है? देखिए, मेरा जन्म पडरौना में हुआ है। मैं बचपन से पडरौना शहर में रहा हूँ। पडरौना के बीचों बीच से रेलवे लाइन गुजरती है, जिससे उसको लेकर यहाँ ओवरब्रिज न होने की वजह से, बाईपास न होने की वजह से आज हमारे पडरौना के वासियों को, जनपद वासियों को, जो हमारे दक्षिण साइड में रहते हैं, उनको ज़िले पे जाते समय भयंकर जाम की स्थिति से जूझना पड़ता है। और इस बाईपास को लेकर पडरौना के लोगों द्वारा, हम लोगों द्वारा कई बार सरकार से, यहाँ की जनता अपने अधिकारियों से मांग करती आई है सालों से, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी, जो पडरौना के हमारे जितने नगरवासी हैं, जितने लोग हैं, उनकी पहली समस्या जाम की है। मैं अगर जनता हमको यहाँ से आशीर्वाद देती है तो मैं सबसे पहला काम यही करूँगा, बाईपास बनवाऊँगा। और बाईपास हो तो कम से कम जनता जो जाम से जूझ रही, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई एम्बुलेंस जाम फंस जाता है, किसी के शादी ब्याह में जाना रहता है, तो आप पडरौना में आप इतनी भयंकर स्थिति जाम की है, इसको निजात दिलाने के लिए बाईपास की बहुत आवश्यकता है। और पडरौना शहर मेरा बहुत पुराना शहर है। बाईपास न बनने की वजह से पडरौना शहर का विकास नहीं हो पाया। पडरौना शहर जितने में था उतने में रह गया, इसकी विकसित नहीं हो पाया। जब बाईपास बनेगा तो शहर बड़ा होगा, फैलेगा, नई नई कॉलोनियाँ बनेंगी, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो सबसे बड़ी यहाँ की बुरी स्थिति है, बाईपास न होने की वजह से पडरौना के लोग दिन रात जाम में जूझ रहे हैं। मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी, अगर जनता हमको आशीर्वाद देगी तो मैं बाईपास बनाने का काम करूँगा। बिल्कुल, इस समस्या पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं इस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि खुद हम अगर ट्रैवल करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह, जो कि समय मुश्किल से 5 मिनट का भी नहीं लगना चाहिए, 1-1 घंटा लग जा रहा है, तो ये समस्या तो बहुत बड़ी है। उसके अलावा हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि युवाओं का पडरौना है, तो युवाओं के लिए क्या विज़न रखते हैं आप? देखिए, हमारे जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो ग्रेजुएट होके हाई स्कूल इंटर करके यहाँ पे किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं है। आप दिल्ली, बॉम्बे कहीं जाइए, वहाँ के लोग कहते हैं पूर्वांचल लेबर उद्योग है। जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं सब बॉम्बे में है, पंजाब में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रोज़गार नहीं है। हमारे बच्चे ये ग्रेजुएशन करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद उनको कोई रोज़गार नहीं मिलता है, तो उसको लेकर इरिटेट हो जाते हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता ये भी है कि अगर हमको मौका मिलता है तो मैं अपने बच्चों के लिए रोज़गार उपलब्ध कराऊँगा। और बच्चे जो हमारे पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए मैं रोज़गार का साधन उपलब्ध कराऊँगा। अगर नौकरी करने लायक होंगे, नौकरी के अवसर दिलवाऊँगा।
बिजनेस करने लायक होंगे तो बिजनेस का अवसर दिलाऊंगा। किसी बच्चे को मैं बेरोजगार पड़ौना में नहीं घूमने दूंगा। मेरे दिल की इच्छा है कि मैं पड़ौना के लिए कुछ करूं। अपने बेरोजगार जो हमारे बच्चे हैं, जिनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, अपना परिवार छोड़ के देश विदेश में नौकरी के लिए जाना पड़ता है, वो न जाएं और पड़ौना में रहें, अपने परिवार में रहें। उनको रोजगार का अवसर पड़ौना में ही प्रदान किया जाए। अच्छा, एक समय जब पिछले बार मायावती जी का शासन आया हुआ था, उस समय माना जा रहा था कि ब्राह्मण प्रत्याशियों की, ब्राह्मण विधायकों की सबसे बड़ी भूमिका रही है, ब्राह्मणों ने उन्हें जिताया। तो इस बार पडरौना से ब्राह्मण को टिकट देके किस तरह से मायावती जी का कहें या फिर बसपा का कहें, किस तरह से ये नीति रही है और इसको कैसे देखते हैं कि क्या आप लोग ब्राह्मण वोटर्स को अपने तरफ मिला पाएंगे, जोड़ पाएंगे? देखिए, ब्राह्मण पढ़ी लिखी एक जाति विशेष वर्ग है। उनको मालूम है कि हमारे देश का विकास कौन करेगा, कैसे होगा। आज सारी पार्टियां ब्राह्मण के साथ छल कर रही हैं। जो भी है, बसपा का 2007 से 2012 का शासन था, बहन मायावती जी द्वारा 2 योजनाएं बहुत अच्छी चलाई गई थी। उस समय जितनी भी हमारी बच्चियां, चाहे किसी भी धर्म की हो, हिंदू मुस्लिम किसी भी जात की हो, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं था। हर बच्ची के नाम से बहन मायावती जी ने 2 लाख रुपए का बांड बनवा के दिया था। जब बच्ची वो 18 साल की होगी तो उसके खाते में 2 लाख रुपया उसके शादी के लिए आएगा। दूसरा बहन जी ने काम किया, हर गांव में रोजगार के रूप में हर गांव में एक सफाई कर्मी की नियुक्ति कराई और आज 2 लाख सफाई कर्मी हमारे हर गांव में हैं, जो उनको रोजगार उपलब्ध कराया। और तीसरा बहन जी के द्वारा शासन आप लोगों ने देखा, उनकी शासन मायावती जी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन या शासन का कहें तो ये थोड़ा सा माइलस्टोन काम दिखता है और उस समय एक खौफ थोड़ा सा रहता था प्रशासनिक अधिकारियों में। देखिए, आज अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। किसी अधिकारी के पास जाइए, बिना आपका औकात नाम उनकी सुविधा सुल दिए कोई आपका काम नहीं होता है। इसमें बहन मायावती जी की सरकार थी, किसी अधिकारी के पास जाते थे आपका काम होता था और व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त थी। बहन जी का कभी कार्यक्रम लग जाए किसी जिले में, कोई भी जिलाधिकारी, कोई भी कप्तान हो, उनकी ढिटी पीटी बंद हो जाती थी। अच्छा, एक शब्द आपने प्रयोग किया, सुविधा शुल्क। सुविधा शुल्क को हम पत्रकार भ्रष्टाचार ही समझते हैं। तो क्या लगता है कि अभी प्रशासनिक रूप से जो चीज़ें चल रही हैं, तो भ्रष्टाचार का लेवल किस लेवल पे देखते हैं? भाजपा का दावा था कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, तो कम हो पाया है? देखिए, भ्रष्टाचार तो कहीं कम नहीं हो पाया है। आप किसी विभाग में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, बिना भ्रष्टाचार, बिना सुविधा शुल्क दिए कोई आपका काम होने वाला नहीं है। आप खाली एक दिखावा किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। 2007 और 2012 का बहन जी का कार्यकाल देखिए, उस समय और इस समय की अपेक्षा में आपका भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ चुका है। जी, तो एक बार थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जो आपको जानते हैं वो आपके एक्टिविटीज़ को भी जानते हैं और आपकी भूमिका जो कुश्ती में रहती है उसको भी जानते हैं। तो थोड़ा सा उस लाइफ के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि आपका आंकड़ा यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितने बच्चे ट्रेंड हो रहे होते हैं और क्या क्या अचीवमेंट रहा, थोड़ा सा हम जानते हैं। देखिए, यही बगल में ही आर्य समाज व्यायामशाला की स्थापना 1995 में हम लोगों द्वारा, मेरे पिताजी द्वारा, हम लोगों द्वारा किया गया था। उस व्यायामशाले में हर जात, हर धर्म के बच्चे रहते हैं और करीब सैकड़ों बच्चे सेना में, पुलिस में, अखाड़े की वजह से अपना शरीर स्वस्थ करके आज सेना में और पुलिस में अपना योगदान दे रहे हैं। और ये जो कुश्ती का खेल है, हमारे देश का बहुत प्राचीन खेल है और इसी की बदौलत कई लोग यहाँ पे, क्या ना, हम लोग का सम्मान भी है कि हम लोग कुश्ती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, खेल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और मेरा हमेशा खुद हमको भारत खेल प्राधिकरण, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हमको यूपी कॉलेज वाराणसी में भारत सरकार द्वारा कुश्ती की ट्रेनिंग दिलाई गई थी और हम लोग हर खेल से जुड़े हुए हैं। कोई भी जो भी खेल कहीं लोग कराते हैं तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उनका प्रोत्साहन भी करते हैं। क्योंकि आप खुद एक ऐसे सेगमेंट से जुड़े हैं, कुश्ती से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि खेल का भविष्य कुशीनगर के युवाओं के लिए कैसा है? यहाँ पर पडरौना में अगर देखा जाए, अगर युवा खेल के सेगमेंट में काम करना चाहें, खेल को प्राथमिकता दें, तो किस तरह से उनका लेवल अप हो पाएगा? या फिर देखिए, यहाँ पे चांसेस है या फिर नहीं? चांस है, यहाँ पे प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अभी आप हाटा, जो अपना यहाँ का नगर है, पडरौना कुशीनगर जनपद का छोटा सा तहसील है, वहाँ पे स्विमिंग के, तैराकी के बच्चे इंडिया लेवल तक खेलने जाते हैं। वहाँ पे कोई स्विमिंग पूल नहीं है। वो पोखरे में, वहाँ का हाटा में एक पोखरा है, वहाँ पे कोच हैं, उनके द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है और हाटा के कई बच्चे स्विमिंग में जाके अपना जिले का नाम रोशन किए हैं। बॉक्सिंग का खेल है, बॉक्सिंग में कई बच्चे जाके राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती खेले हैं। यहाँ पंकज शर्मा एक लड़का है, वो अभी राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग से क्या नाम है, उसको थोड़ा सा स्केल करने के लिए आप लोग प्लान करते हैं या फिर कुछ
विजन वगैरह रखते हैं? देखिए, जब सुविधा मिलेगी तो अपने आप ब्रॉड गेज पे बढ़ोतरी होगी। किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान यहाँ पे खेल के प्रति नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि खेल के बारे में नहीं सोचता है। अगर मौका मिले तो कम से कम हमारे जो पुराने प्राचीन खेल है, हॉकी है, कुश्ती है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, उनको भी बढ़ावा देने का काम किया जाए। सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं आ पाती हैं, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है। उस पर खेल पे वो ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ अपने राजनीतिक खेल में लगे हैं कि कैसे जोड़ तोड़ के हमारी सरकार बन जाए, जोड़ तोड़ के हम विधायक बन जाएं। तो हमारा ये भी रीजन है कि अगर हमको मौका मिलता है तो मैं खेल को बढ़ावा देने के लिए भी अपना प्रयत्न करूँगा। भाजपा के लोग कहते हैं कि इस बार जो युद्ध है या फिर लड़ाई है, वो उसमें फिर योगी जी और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है तो कोई भी जीत सकता है। तो ऐसे में आप बसपा के साथ लड़ रहे हैं और ब्राह्मणों को लुभाने की एक कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी। तो भाजपा का पहले से माइंड, मतलब ब्राह्मणों का पहले से माइंडसेट रहता है कि भाजपा को ही देना है। तो ऐसे में आपके लिए आसान रहेगा ये सब चीज़ें? देखिए, ये जो पड़ौना विधानसभा का क्षेत्र है, ये ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पे बसपा को छोड़कर किसी दल ने ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया है। यहाँ पे पहले हमारे स्वर्गीय सुरेंद्र शुक्ला जी भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे। 90 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था। 90 के बाद से विधानसभा का चुनाव कई बार लड़े, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। और 2012 से विधानसभा में किसी ब्राह्मण को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। 2017 में किसी पार्टी ने किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। और 2022 में ही बहन जी ने हमारे पर विश्वास करके हमको अपना सिपाही बनाकर कुशीनगर या पड़ौना विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। तो मैं अपने समाज के अपने लोगों से जाके उनसे निवेदन करूंगा कि इस समय आप लोग अपने बेटे को, अपने भाई को एक बार मौका दें। अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा, अगर आप यहाँ का विकास नहीं कर पाऊंगा, आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो 5 सालों बाद मुझको भी आप हटा दीजिए। तो मैं अपनी बात रखूंगा सबसे कि एक बार हमको तमाम पार्टियों के ऊपर आरोप लगते हैं, जैसे कि अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगते हैं, समाजवादी पार्टी के ऊपर कि यादव को ज़्यादा फेवर करते हैं, मुसलमान को ज़्यादा फेवर करते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बसपा के ऊपर भी ये आरोप लगते रहे हैं कि वो दलितों का ही कल्याण करती है। तो ऐसे में ब्राह्मण कैंडिडेट तो उतार देती है, लेकिन इंसाफ के पैमाने पर कहीं ना कहीं खरी उतरती हुई नहीं दिखती है, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए, इस समय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, और अगर ऐसी बात होती तो वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं रहते। दूसरी बात ये है, बसपा सब समाज को लेकर चलती है, हर बिरादरी को लेकर, हर लोगों को लेकर साथ चलती है, सबके उत्थान के लिए। बसपा का कोई ऐसा काम बताइए जो उसने ऐसा काम किया हो कि जो सिर्फ हरिजनों क्या अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए किया हो। उन्होंने जो भी काम किया हर वर्ग के लिए किया है। देखिए, जो अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि 2-2 लाख रुपए का बांड बना के हर बच्चियों के नाम से बनाया गया है, तो उसमें किसी जात धर्म का नहीं, हर जात के लोगों के लिए बहन जी ने सुविधा दिया था कि जितनी भी बच्चियाँ, चाहे गरीब हो अमीर हो, जो भी बच्ची है, जो 2007 से 2012 तक उन्हें जन्म लिया है, उसके नाम से 2 लाख रुपए का बांड हर घर में बहन जी द्वारा बना के दिया गया है। अच्छा, मैंने अभी तक सुना था कि एक पहलवान जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत लाव लपटियान करके नहीं बोलता है। वो मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोल रहे हैं। तो आखिरी में हमारे जो यहाँ के जो दर्शक हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की अपील करना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप लोग ऐसे आदमी को चुनाव करिए जो आपके बीच में रहे, आपके बातों को विधानसभा में उठा सके। आप जब उसको खोजें, आपके साथ खड़ा रहे। वो इस तरह आदमी को न चुनिए कि वो आए और आपका वोट ले और विधानसभा पहुंच जाए, फिर आपका सुध न ले। मैं अपने दर्शकों से, अपने सम्मानित लोगों से ही अपील करूंगा कि आप ऐसे आदमी का चुनाव करें, अपने बेटे का चुनाव करें कि आपके हर सुख दुख में आपका साथ दें। तो ये थे हमारे साथ पवन उपाध्याय जी, जो कि बसपा से, पडरौना से अपना दावेदारी दिखा रहे हैं। ऐसे में ब्राह्मण वोटर्स को भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं और संबंध भी काफ़ी अच्छे रखते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भाजपा इस परेशानी में है कि इसका क्या उपाय करा जा सकता है। और लेकिन यहाँ पर बात करने पर पता चला कि इनके इरादे बड़े स्पष्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे में 10 तारीख को पता चलेगा कि जनता, आप जनता किनके सर पे ताज सजाती है, और उस समय वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। फिर हम मिलेंगे आपसे और भी आपके विजन को क्लियरिटी से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और चुनाव पास में जब आ जाता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।